मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। कल हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे। आज हम कुछ रिएक्शन वाटर के साथ देखने वाले हैं। कल हमने रिएक्शंस देखे थे एक्टिविटी 4.3 एंड 4.4। तो आज बच्चों हम रिएक्शन विथ वाटर मतलब कुछ चीज़ों का मेटल और नॉन मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मतलब जो मेटल से और नॉन मेटल है वो वाटर के साथ क्या रिएक्ट होते हैं। सोडियम मेटल, देखो बच्चों अभी हम ये जो रिएक्शन देखने वाले हैं इसमें सोडियम मेटल का ही उन्होंने यूज़ किया है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली यानी बहुत ज़ोर से बहुत स्ट्रांगली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब बच्चों इसमें जो सोडियम मेटल है ये मेटेलिक है। सोडियम मेटल वाटर और ऑक्सीजन मतलब एयर और वाटर के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट होता है और लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और उन दोनों की अगर सोडियम वाटर और एयर की अगर समझो रिएक्शन हो गई तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इन द रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसके वजह से ये जो सोडियम होता है ये रिएक्शन मतलब बहुत हानि भी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा आग प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हीट उसमें से प्रोड्यूस होती है। और वो बचाने के लिए जो ये सोडियम है उसे केरोसिन में स्टोर करते, केरोसिन में ही रखते हैं। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में इसे स्टोर करके रखते हैं। तो बच्चों अभी ये देखो, टेक 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, मतलब आपको एक कांच का 250 ml का बीकर लेना है, कांच का ग्लास लेना है। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसके आधे से मतलब आधा उसमें पानी भर देना है। अभी हमें रिएक्शन करनी है बच्चों, मैंने आपको बोला है सोडियम का पानी के साथ बहुत विगरसली रिएक्शन होता है। अभी कैसे रिएक्शन होता है वो देखेंगे। सोडियम मेटल, नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और हमें पहले एक बीकर में तो पानी भरना है और एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा सोडियम मेटल का काट कर लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और उसे पहले कागज़ से पोंछ लेना है, ड्राई करना है, और उसके बाद उसको हमें कपास में रैप करके रखना है। Put the sodium piece wrapped in cotton onto the beaker. Observe carefully. और फिर वो जो सोडियम का टुकड़ा है वो पानी में डाल देना है। During observation keep away from the beaker. और ऑब्जर्वेशन करते टाइम आप दूर हटना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हीट के वजह से वो बीकर फूटने के भी चांसेस होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट उसमें से प्रोड्यूस होती है। और आप ये घर में कोई भी नहीं करेगा, मतलब आपको सोडियम मिलेगा नहीं, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, रिएक्शन होने के बाद ये जब हीट बुझ जाए तब आप ये बीकर को टच कर सकते हो। What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? फिर ये होने के बाद आप वो बीकर को टच करके भी देख सकते हो और उसमें से लिटमस पेपर भी आप चेक कर सकते हो। आपको ये बीकर पूरी तरह से हॉट मिलेगा बाहर से, और रेड या ब्लू लिटमस पेपर से आप चेक करोगे। उसके बाद आता है यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। मतलब देखो बच्चों जो ये सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन बाकी के मेटल्स ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आयरन भी मेटल है, लेकिन जो ये आयरन है लोहा, ये पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन जो सोडियम है वो बहुत ही विगरसली, बहुत ही जल्द से, बहुत ही ज़ोर से उसके साथ रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। देखो बच्चों अभी ऐसे कोई नॉन मेटल है जो फॉस्फोरस पाउडर टाइप होता है, तो ये फॉस्फोरस ये पानी के साथ ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होता है, ये एयर के साथ रिएक्टिव होता है। इसके वजह से अगर उन्हें हम खुला छोड़ दें तो एयर के साथ ये रिएक्ट होंगे और हमें उससे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो वो नुकसान बचाने के लिए ये फॉस्फोरस को वाटर में, पानी में ही स्टोर करके रखते हैं। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल।
इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। देखो बच्चों, अगर गलती से ये हवा के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो ये फायर, आग लग जाती है उसे। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसके वजह से जो बड़े बड़े लैबोरेटरीज में ये फॉस्फोरस का मतलब आग लगाने के चांसेस कम करने के लिए आग को खुली हवा में नहीं छोड़ते हैं, उसे वो पानी में ही स्टोर करके रखते हैं। रिएक्शन विथ एसिड्स, देखो बच्चों ये तो हमें अभी वाटर और एयर के साथ देख लिया, अभी एसिड के साथ उसके क्या रिएक्शन होते हैं वो देखेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? देखो बच्चों, कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई वो माचिस की तिल्ली लगाई हुई अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं तो उसमें से ऐसे पॉप साउंड निकलता है, तो वो पॉप साउंड हमें क्या इंडिकेट करता है? यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। मतलब वो बीकर में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कुछ चीज़ों की रिएक्शन होके उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और हाइड्रोजन गैस से वो माचिस की तिल्ली में से पॉप साउंड निकलता है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid। देखो मतलब बच्चों, आपने देखा है कि कॉपर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। नाउ रिएक्शन विद बेसेस, कुछ बेसेस है, अभी उनके साथ इनके क्या रिएक्शंस है। Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of in it 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil, aluminium foil आपने देखा ही होगा वाइट कलर का। Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully। मतलब आपको कुछ ऐसे चीज़ें बनानी है, उसमें 3-4 पैलेट्स में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के टुकड़े डालने हैं और उस पर मैचस्टिक नियर लेके जाना है और देखना है उसमें से पॉप साउंड निकलती नहीं है। जिसमें से पॉप साउंड निकलेगी, ऐसे तड़ करके उसमें से अगर समझो आवाज़ निकली, पॉप साउंड निकला, तो हमें समझना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। When does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas। मतलब अगर उस पास माचिस की तिल्ली अगर हम पास लेके गए और उसमें से पॉप साउंड इंडिकेट हुआ तो उस पर से हम पहचान सकते हैं कि उस चीज़ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये नॉन मेटल बेसेस के साथ अगर उन्होंने किया तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ही ईजी है बच्चों। Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us above some more reaction of the kind। आपने 7th में कुछ reactions किए होंगे बच्चों, वो अभी आपको याद करने हैं और अभी हम और कुछ reactions देख रहे हैं। Take 500 ml beakers and label them ABCD। 500 ml के ABCD ऐसे आपको and E ऐसे beakers लेने हैं। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर, और उसमें ये समझो 100 का है तो हाफ पानी 50 ml तक आपको उसमें वाटर भरना है। इन ईच डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर। और फिर उसमें आप समझो उन्होंने 50% मतलब 50% उन्होंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद एक एक चम्मच जो उन्होंने नीचे हमें बोला है वो हमें उस बीकर में ऐड करने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और थोड़ी देर के बाद उनमें क्या रिएक्शन होता है वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो ये फर्स्ट बीकर है, फर्स्ट बीकर में उन्होंने डाला है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स।
बी बीकर में डाला है उन्होंने कॉपर सल्फेट मतलब जो तांबा की चीज़ें, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल मतलब कील, लोहा की कील। और थर्ड बीकर में उन्होंने डाला है जिंक सल्फेट, ये कलरलेस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स मतलब तांबा का चूरा थोड़ा सा। आयरन सल्फेट डी में डाला है उन्होंने आयरन सल्फेट के साथ उन्होंने मिलाया है कॉपर टर्निंग्स मतलब वही तांबा का चूरा। और ई में डाला है उन्होंने जिंक सल्फेट ये कलरलेस है बच्चों, देखो वाइट, और उन्होंने उसमें मिलाया है आयरन नेल मतलब लोहा की कील, जो कील बोलते हैं हम, जो दीवारों में लगाते हैं। अभी उसके साथ उनका क्या रिएक्शन होगा वो अभी हम बच्चों देखेंगे। तो देखो, व्हेन चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स यू हैव रीड that one metal displace another metal from its compound is aqueous solution. In beaker A zinc, अभी देखो बच्चों, in beaker A में क्या हो गया बच्चों, जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट से ये आपका जिंक क्या हुआ, जिंक सल्फेट जिंक कॉपर में ये चेंज हुआ। पहले इसका कलर था ब्लू, लेकिन ब्लू के साथ रिएक्शन होके उसके बेस में पूरा रेड सा कलर गया और ऊपर आप देख सकेंगे कि ऊपर ये कलरलेस हो गया। तो ये क्या रिएक्शन हुई, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. इसके वजह से ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, इसके साथ जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन होके जिंक के जो ग्रैन्यूल से उन्होंने रेड कलर डाल नीचे बॉटम पे चले गए, और जो ऊपर का आपके कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है उन्होंने कलरलेस कर दिया। तो ये देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हमने इसमें क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, और उसमें हमने जिंक डाला था। उनकी रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। देखो बच्चों, अभी ये बी में क्या हुआ, बी में भी कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर, और उसमें हमने एक कील डाली थी, लोहा की कील, नेल, आयरन नेल डाला था, और उसका कलर तो यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे ब्राउनिश ग्रीनिश कलर हो गया। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, प्लस हमने इसमें क्या मिलाया था, आयरन नेल यानी Fe, और इसकी रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन का सिंबल है, इनका रिएक्शन होके अपना क्या हुआ, FeSO4 प्लस Cu, ये अपनी इसमें रिएक्शन हो गई। अभी लेकिन बच्चों इन दोनों में तो आप चेंजेस देख रहे हो, थर्ड जैसे के वैसा है, फोर्थ जैसे के वैसा है, और फिफ्थ जैसे के वैसा है। इसमें से हमें ओरली समझ में आता है कि कॉपर के साथ जिंक का रिएक्शन हुआ, कॉपर के साथ आयरन का भी रिएक्शन होगा, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स का रिएक्शन नहीं हुआ, आयरन सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स का रिएक्शन नहीं हुआ, और जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल का रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन नेल का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हुआ, लेकिन आयरन का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ नहीं होता। Now see, there could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, देखो बच्चों मैंने बोला beaker C में हमने कुछ भी changes नहीं देखे, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. मतलब हमने देखा कि कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिप्लेस करने में नहीं है, वो एबल नहीं है, नॉट एबल। बट वाई, क्यों, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए। देखो बच्चों, जिंक तो कॉपर के साथ उन्होंने चेंज कर लिया, मतलब यहाँ पर भी कॉपर था, यहाँ पर भी जिंक था, कॉपर के साथ जिंक ने तो रिएक्शन कर ली, लेकिन यहाँ पर जिंक ने कॉपर के साथ, कॉपर टर्निंग जिंक सल्फेट के साथ उसने रिएक्शन नहीं की। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिटरी,
इट फॉलोज डिफाइनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। देखो बच्चों, जो अपना साइंस है वो अपने मन चाहे कुछ भी नहीं कर पाता है, उसके भी साइंस में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन। मतलब इसमें से हमें पता चल रहा है कि जो ये जिंक होता है वो कॉपर और आयरन से बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? मतलब बच्चों, आपको एक बात अभी समझ में आई होगी कि कुछ चीज़ें हैं कि जो ये जिंक होता है बच्चों, ये जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर और आयरन से। सो बच्चों, आप आज रिएक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको कुछ भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल या मैसेज पर पूछ लेना। टुमारो वी विल कंटिन्यू यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।